भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है। जैसे मेरे जैसा छोटे से कार्यकर्ता, छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ है। मेरा किसी से कोई डिमांड नहीं है और लगातार मेरा सौभाग्य से मुझे लगभग विधानसभा में इससे पूर्व 3 बार विधानसभा का टिकट, विधानसभा का रेस में मैं रहा हूँ। लेकिन हजारों साल की गुलामी के बाद भी हमारा बस्तर का सांस्कृतिक पारंपरिक रूढ़ी परंपरा संस्कृति सुरक्षित रहा। मध्य प्रदेश से कोई भी कलेक्टर, कमिश्नर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को भेजा जाता था, काला पानी का सजा मान के वहाँ नहीं जाता था। हमारे पूर्वजों के लोग बताते थे कोई भी गांव में कोई अन्य धर्मावलंबी या अन्य पूजापति नहीं होता, एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा, एक ही प्रकार से वहाँ के सामाजिक व्यवस्था रहा है। देखिए, वर्तमान समय में तो कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है जो 138 साल पुरानी पार्टी और इस देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी और 60 वर्ष शासन करने वाली पार्टी। यहाँ के लोगों के, नागरिकों के लिए सुविधा के लिए कोई रेल लाइन का आज तक विस्तार नहीं हुआ। इस रोड से दुर्घटनाएं बढ़ रहा है, इसलिए 4 लाइन हो और उसके साथ साथ रेल लाइन हो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी का बस्तर लोकसभा सीट। तो बस्तर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के महेश कश्यप जी, वो इस वक्त हमारे साथ है। महेश जी, सबसे पहले लोकमत के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपके सफर को, अगर हम थोड़ा राजनीतिक सफर को समझना चाहें, तो सरपंच से आपने शुरू किया, आप सीधे सांसद की रेस में है। बीजेपी ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास जो है वो यहाँ पे जताया है। कैसे दिखते हैं आप? देखिए, सरपंच से पहले मुझे बस्तर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और मैं लगातार 1996 से अलग अलग सामाजिक संगठनों से काम करते हुए, अलग अलग विभिन्न दायित्व के होते हुए लगातार 2008-10 तक मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया। उसके बाद मेरी श्रीमती 5 वर्ष सरपंच रही। उसके बाद मैं सरपंच रहा। अभी अपने श्रीमती अभी भी जनपद सदस्य हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है। जैसे मेरे जैसा छोटे से कार्यकर्ता, छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ, छोटा सा परिवार में, और मेरे परिवार का कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार का नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव ऐसा लगता है। मुझे जैसा छोटे से कार्यकर्ता को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, जो कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पहचाना, और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे किरण देव जी, और प्रदेश नेतृत्व और जिले के नेतृत्व मुझे पहचान करके लोकसभा जैसा महत्वपूर्ण बड़ा, एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा अगर कोई चुनाव होता है तो लोकसभा होता है, का चुनाव होता है, और उस लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित किया गया। मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर बीजेपी की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप वहीं पर बात कर रहे हैं कि गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस पूरी प्रक्रिया के लिए चुना गया। तो कश्यप जी, वहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हमेशा हर बार जब टिकट की बात आती है तो ये बात भी आती है कि हाईकमान का हाथ जिस पर हो उसको पार्टी जो है वो टिकट देती है। तो टिकट मिलने की ये जो प्रक्रिया में आपकी किससे मुलाकात हुई? क्या आपने पार्टी से डिमांड किया था? मेरा किसी से कोई डिमांड नहीं है और लगातार मेरा सौभाग्य से मुझे लगभग विधानसभा में इससे पूर्व 3 बार विधानसभा का टिकट, विधानसभा का रेस में मैं रहा हूँ। इस बार भी बस्तर विधानसभा से मैं विधायक के रेस में रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक मामला था कि मेरा अदर विधानसभा मेरा निवास करने के कारण मेरा टिकट कटा, और लोगों का जो मत है, लोगों का जो मानना है, वहाँ के वोटर्स का मानना है, अगर आपका यही फाइनल है, ऐसा वो बोलते थे, लेकिन वो पार्टी का निर्णय था और हमने पार्टी का निर्णय को स्वीकार करके हमने पार्टी के लिए हम काम किया। और आज जो मुझे टिकट मिला है, मैंने किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं बोला, लेकिन समाज में मुझे जो अभी 20-25 वर्ष समाज के बीच में काम किया और मैं एक सामाजिक संगठन में पूर्णकालीन रूप में काम किया, और मुझे गांव-गांव में खाना, सोना, रुकना वही होता था। इस प्रकार से लगभग बस्तर क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, और मेरा व्यक्तिगत रूप से जो संपर्क है राजनीति से हटके, और मेरा राजनीतिक क्षेत्र में अगर प्रत्यक्ष रूप में अगर आया भी हूँ तो मुश्किल से 4 वर्ष। उससे पूर्व मैं सामाजिक क्षेत्र में मेरा पहचान था, और अभी भी लोग सामाजिक
कार्यकर्ता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं विधिवत प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो जब आप सरपंच का जो आपका कार्यकाल था तब जिसकी आप बात करते हैं, तो वहीं पर दूसरा प्रश्न उठता है आपके सामाजिक दायित्वों का। लगातार हमने देखा कि आपकी जो चर्चा है, आपकी जो बातचीत है, वो कुछ संघ से रिलेटेड रही और कुछ धर्मांतरण के मुद्दे पर आपका बहुत मुखर होकर बोलना और घर वापसी जैसे अभियान जो है वो रहे। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बस्तर में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला, वही बस्तर है। चारामा दमतरी से लेकर सुकमा कुंटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र, गढ़चिरोली, उड़ीसा प्रदेश तक, केरल राज्य से बड़ा, बेल्जियम, इजराइल देश से बड़ा उसका क्षेत्रफल रहा है जी। लेकिन हजारों साल की गुलामी के बाद भी हमारा बस्तर का सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़ी परंपरा, संस्कृति सुरक्षित रहा। जबकि उस समय हमारा ना पंच होता था, सरपंच, विधायक, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, उसके बाद भी सुरक्षित था। लेकिन आज़ाद भारत के 77 वर्ष के अंदर, पिछले 30-40 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से वहाँ के सांस्कृतिक, पारंपरिक, रूढ़ी परंपरा के ऊपर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, जिसके चलते वहाँ का जनजाति समाज के साथ साथ वहाँ निवास करने वाले सभी समाज के लोग अपने आप में जागृत होकर जो हमारी सांस्कृतिक, पारंपरिक परंपरा को जो तोड़ने का प्रयास किया, उसके खिलाफ मुकर होकर सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा इतना है कि मैं एक जैसे कि गिलहरी की भांति मुझे भी काम करने का अवसर मिला, और ये मेरा सिर्फ मेरा दायित्व नहीं है ना, मेरा काम नहीं है, बस्तर का सभी समाज का दायित्व है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे सभी गांवों में, क्योंकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, संवैधानिक रूप से हमको जो अधिकार मिला है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है, पेशा का ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभाएं किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जो धर्मांतरण या तो मतांतरण बोल सकते हैं, उसको रोकने के लिए वहाँ की जनता जागरूक है और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कश्यप जी, लंबा समय हो गया आपको धर्मांतरण के लिए भी काम करते हुए, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूछना कि आखिर बस्तर में धर्मांतरण हो क्यों रहा है? वही कहीं ना कहीं इसके पीछे एक तो हमारी जो क्षेत्र है, क्योंकि आज़ाद भारत के 77वें वर्ष होने के बाद भी हमारा जो मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश से कोई भी कलेक्टर, कमिश्नर या कोई प्रशासनिक अधिकारी को भेजा जाता था, काला पानी का सजा मान के वहाँ नहीं जाता था। और इस प्रकार से रोड, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा से सभी क्षेत्र, सभी मूलभूत सुविधा से वंचित रहा। लेकिन 2001 में हमारे देश के सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने, 2001 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, जिस पार्टी से मेरा आज संबंध है। और वही भारतीय जनता पार्टी का जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बना, और उसके बाद विकास का विस्तार हुआ। और आज धर्मांतरण का जो अगर बात करें, इससे पूर्व जो भी सरकार शासन की इस देश में, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो है कि क्योंकि 30-40 वर्ष के अंदर ये धर्मांतरण या मतांतरण का विस्तार हुआ है। हमारे पूर्वजों के लोग बताते थे कोई भी गांव में कोई अन्य धर्मावलंबी या अन्य पूजापति नहीं होता था, एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा, एक ही प्रकार से वहाँ के सामाजिक व्यवस्था रहा है। तो पिछले 30-40 वर्ष के अंदर शुरुआत हुआ ऐसा जैसे बताते हैं, और अभी 4-5 वर्ष के अंदर लगभग ज्यादा विस्तार हो रहा था, जिसके चलते वहाँ का स्थिति बिगड़ने लगा। कहीं ना कहीं समाज के लोग भी जागरूक हुए, उसको रोकने में लगे। तो चलिए चलते चलते एक महत्वपूर्ण प्रश्न अगला ये भी हो जाता है कि वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं दीपक बैज जी, पीसीसी चीफ है, कितना बड़ी चुनौती मानते हैं आप दीपक बैज को? देखिए, वर्तमान समय में तो कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है जो 138 साल पुरानी पार्टी, और इस देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी, और 60 वर्ष शासन करने वाली पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का नारा रहा है कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटा। और हमारे जैसे बस्तर जैसा क्षेत्र को एक प्रकार से काला पानी का सजा बना, जैसे उस समय के अधिकारी लोग बोलते, तो वास्तव में ऐसा बना के रखा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता कहीं ना कहीं वोट उन्हीं को देते रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति, संस्कृति, विचारधारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो बुलंद की भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसको उन्होंने स्वीकार किया, और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पिछले 2003 से 2015 साल शासन करने का मौका दिया। और 15 साल में आप देखेंगे रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में कांग्रेस पार्टी जो उनका लोग लुभाने 36 वादे किए, जिसके दम पे उन्होंने सरकार में तो आ गए, लेकिन 5 साल में जो छत्तीसगढ़ का दुर्दशा करके रखा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का जनता ने नकार दिया। और वही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को विधायक से उनको हार का सामना करना पड़ा, और आने वाला समय में सांसद में तो बुरी तरह से हारेंगे,
और देश में सिर्फ बस्तर में नहीं, देश में कांग्रेस मुक्त होगा, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था। उन्होंने खुले मन से चैलेंज किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, और वास्तव में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। बस्तर से कांग्रेस मुक्त होगा, इसलिए दीपक बैज से कोई चुनौती नहीं। वही दीपक बैज है जिस बस्तर को हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा के नाम से पहचाना जाता, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वर्तमान समय में दीपक बैज का हाथ है, और खुले में वो हमारी संस्कृति परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं। बस्तर आपके शब्दों में? बस्तर देखिए, बस्तर का जो इतिहास रहा है, एक तो बस्तर अपना बस्तर का जो इतिहास रहा है, रामायण काल का अगर वर्णन करेंगे तो भगवान राम 14 साल का वनवास रामायण में वर्णन होता है, और 12 साल भगवान राम का विचरण दंडकारण्य क्षेत्र में होता है, और बस्तर क्षेत्र में भगवान राम का रहता है निवास, मतलब विचरण होने का उल्लेख मिलता है। और बस्तर का लंबा इतिहास है। बस्तर के नाम के पीछे, बस्तर के इतिहास के पीछे बहुत लंबा कहानी है जी, इसलिए बस्तर का अलग ही एक पहचान है। आखिरी सवाल है इस पूरे इंटरव्यू सेशन का, जीत जाते हैं तो बस्तर को किस रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्या योगदान रहेगा, क्योंकि बस्तर में आज भी मूलभूत समस्याएं बहुत हैं। हाँ, निश्चित ही बस्तर में जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए था, क्योंकि बस्तर वही बस्तर है जो बैलाडीला का लोहा विश्वविख्यात है, और अंग्रेजों के जमाने से वहाँ के लोहा का खनन करने के लिए बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक रेल लाइन बिछाया गया। लेकिन हमारे वहाँ के जनता के लिए, उनके वहाँ के लोगों के नागरिकों के लिए सुविधा के लिए कोई रेल लाइन का आज तक विस्तार नहीं हुआ, ना रोड सड़क का विस्तार हुआ। आज अगर रोड सड़क बिजली पानी अगर वहाँ आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का देन है और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का देन है। मैं आपको बता दूं, 77 साल के आज़ादी में कई गांव में आज भी बिजली नहीं था। 2018 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से वहाँ रोड पहुंचा है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया, जिसके चलते आज आपको रोड मिलेगा। आज हमारे यहाँ रायपुर हमारा राजधानी है, अगर हमारे बस्तर से कोई रायपुर आना चाहेगा तो अगर 4 व्हीलर से अगर किराए में अगर कोई आना चाहता है तो 10 से 15 हज़ार रुपया लगता है, और आए दिन घटनाएं बढ़ रहा है। अभी तक इतना अगर विकास हो रहा है, लेकिन आज 4 लाइन होता तो दुर्घटनाएं कम होता। मेरा पहला प्राथमिकता होगा जिस रोड से दुर्घटनाएं बढ़ रहा है, इसलिए 4 लाइन हो, और उसके साथ साथ रेल लाइन हो, क्योंकि आज अगर रेल लाइन होता हमारे बस्तर के लोगों को जो 10,000 15,000 उसको खर्च का वहन करना पड़ता है, और बस में आएंगे तो 1,000 से 2,000 रुपया उनका खर्चा का वहन करना पड़ रहा है, मात्र 100 से 200 रुपया होता। तो इस प्रकार से बस्तर के लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध होता तो और उनके लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलता। तो बिल्कुल बस्तर के बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी। सरपंची से अपना उन्होंने करियर का शुरुआत किया है, और अब आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर के प्रत्याशी हैं। तो अभी तक उन्होंने बताया कि किस तरीके से रेल की सुविधा वहां पे बस्तर के लिए मैंडेट है, जरूरी है, लोगों को बहुत महंगा पड़ता है अगर रायपुर से बस्तर तक जाते हैं। तो वही मूलभूत समस्याएं आज भी जिंदा है, जिस पर अगर वो जीत कर आते हैं तो काम करेंगे। तो ये बातचीत यहीं तक थी। महेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार, धन्यवाद जी। बस्तर के लिए कुछ अच्छा काम हो, हमें भी बस्तर में खुले तौर पर घूमने की बहुत चाहत है, वैसा हो पाए वहां पर, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। लोकमत के इस प्लेटफॉर्म में इस एपिसोड पे इतना ही। धन्यवाद।